हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के विषय में पढ़े थे, जिसमें प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन के नियम, उसमें हम लोगों ने माध्यमों की बात की थी। विरल माध्यम, सघन माध्यम, अपवर्तनांक किसे कहते हैं, अपवर्तनांक कितने प्रकार का होता है, अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल के साथ संबंध क्या होता है। सो इतने टॉपिक हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता, कि प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता या प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या होता है। सो हम लोग जानते हैं परावर्तन की घटना में प्रकाश की किरण परावर्तन होने के पश्चात परावर्तित होती है। अपवर्तन की घटना में अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण अपवर्तित होती है। तो कहा जाता है यदि कोई प्रकाश की किरण परावर्तित या अपवर्तित होने के पश्चात उसकी दिशा को विपरीत कर दिया जाए या उलट दिया जाए तो वह पुनः अपने पूर्व पथ का अनुसरण करने लगती है या वह अपने पहले पथ पर वापस चली जाती है। यानी कि कोई प्रकाश की किरण परावर्तित होती है या अपवर्तित होती है तो वो जिस भी दिशा में जा रही होती है, यदि उसी दिशा से उसको उल्टा लौटा दिया जाए तो वह पुनः अपने प्रारंभिक पथ पर वापस लौट जाती है। यही प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता या प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत होता है। अब हम लोगों को अगली टॉपिक पढ़नी है अपवर्तनांकों के बीच संबंध। अपवर्तनांकों के बीच संबंध, क्या संबंध होता है, यही हम लोग को जानना है। इसे भी हम लोग एक फिगर की सहायता से समझेंगे। ओके, ये मैंने मान लिया माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 है और ये अपवर्तक पृष्ठ है। कोई प्रकाश की किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश करती है। तो ये हो गया आपतित किरण, और ये अभिलंब है। ये अपवर्तित किरण जा रही थी, इसी के पथ में एक समतल दर्पण रखा हुआ है जहां से प्रकाश की किरण को पुनः वापस लौटाया जा सके या जो लौटाता है। प्रकाश की किरण के जाने की दिशा और ये अपवर्तित किरण के जाने की दिशा, पुनः इस प्रकाश की किरण को वापस लौटा भी दिया जाता है। तो जब ये समतल दर्पण आता है तो ये प्रकाश की किरण स्वतः लौट जाती है। तो जब ये लौटती है तो यह पुनः अपने प्रारंभिक पथ का अनुसरण करने लगती है। तो इस समतल दर्पण को लगाने के पश्चात ही जो प्रकाश की किरण है वह अपने प्रारंभिक पथ पर पुनः लौटती है। यही है प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। बाकी चीजें हम लोग जानते हैं, जैसे ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण है I और ये R। आपतित किरण, इसे हम लोग कहेंगे अपवर्तित किरण। फिगर के विषय में पुनः एक बार ये मान लेते हैं एक अपवर्तक पृष्ठ है जो दो माध्यमों को अलग अलग करता है। एक प्रकाश की किरण आती है और अपवर्तित होकर के दूसरे माध्यम में चली जाती है। जब ये अपवर्तित होकर दूसरे माध्यम में जाती है तो यहीं पर एक लगा दिया गया है समतल दर्पण, जो करती क्या है, अपवर्तित प्रकाश की किरण को जिधर से आती है उधर की ही दिशा में वापस लौटा देती है। तो पुनः जब ये समतल दर्पण आता है तो प्रकाश की किरण जिस पथ से आई होती है पुनः उसी पथ पर यह वापस लौट जाती है। बाकी चित्र में आने वाली प्रकाश की किरण आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है, ये हो गया आपतन बिंदु, इस पर खींचा गया जो लंब है वो अभिलंब,
और ये अपवर्तित किरण। अपवर्तक पृष्ठ के ऊपर माध्यम 1 और इसके नीचे माध्यम 2। तो जब प्रकाश की किरण आती है तो उसके लिए हम लोग लिख सकते हैं माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। सांकेतिक रूप में इसे हम लोग लिखते हैं 1n2। तो माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक है, तो माध्यम 1 में बनने वाला जो आपतन कोण है वह I है। तो n इक्वल टू होता है साइन आई अपान साइन आर, तो यहाँ भी वही पद हमको मिलेगा साइन आई अपान साइन आर। इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण नंबर 1। अब जरा देखा जाए कि जब ये समतल दर्पण आता है तो प्रकाश की किरण समतल दर्पण से टकराती है और पुनः उसी पथ पर वापस लौटती है। तो जब ये माध्यम 2 से माध्यम 1 में प्रकाश की किरण जाती है तो उस समय ये जो अपवर्तित किरण थी ये आपतित किरण का कार्य करती है। प्रकाश की किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में आई तो माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, और जब प्रकाश की किरण माध्यम 2 से माध्यम 1 में जाती है तो माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक। तो हम लोग लिखेंगे प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता से प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता से क्या लिखेंगे, माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक। तो माध्यम 2 के सापेक्ष तो सांकेतिक रूप में 2n, माध्यम 1 का अपवर्तनांक तो 1, 2n1 इक्वल टू, जरा देखिए जब प्रकाश की किरण माध्यम 2 से माध्यम 1 में प्रवेश कर रही है तो अब ये जो अपवर्तित किरण थी ये आपतित किरण का काम करेगी और ये अभिलंब, यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला जो कोण है ये r, अब ये आपतन कोण का काम करेगा। अर्थात 2n1 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं साइन r अपान, सेम उसी प्रकार से जो I है वो अपवर्तन कोण का काम करेगा, तो साइन r अपान साइन I। इसे हम लोग मान लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1n2 इंटू 2n1 इक्वल टू साइन I अपान साइन R इंटू साइन R अपान साइन I। ये साइन R से, साइन I से कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1n2 इंटू 2n1 इक्वल टू 1। पुनः अगली लाइन में 1n2 इक्वल टू 1 अपान 2n। इसी प्रकार अभी हम कोई जैसे 1 और 2 माध्यम के स्थान पर मैं एयर ले लेता हूँ, ग्लास ले लेता हूँ, वाटर ले लेता हूँ, तब क्या लिखा जा सकता है। तो मैं किसी एक के लिए बता रहा हूँ, बाकी आप जानते रहिएगा। जैसे मैंने ले लिया ANG, तो ANG इक्वल टू लिखा जा सकता है 1 अपान GNA। तो अगर देखा जाए 1n2 इक्वल टू 1 अपान 2, सो इसी प्रकार 1n2 इक्वल टू 1 अपान 2n1, या आप कह सकते हैं ANG इक्वल टू 1 अपान GNA। तो ये था 2 माध्यमों के लिए
इसी तरीके से अपवर्तनांकों के बीच संबंध 3 माध्यमों के लिए भी पढ़ा जाता है। तो अगली टॉपिक होगी 3 माध्यमों के लिए। 3 माध्यमों के लिए अपवर्तनांकों के बीच संबंध। ओके, इसमें भी हम लोग एक फिगर ड्रा करते हैं। फिगर की सहायता से ही जानेंगे या पढ़ेंगे कि 3 माध्यमों के लिए अपवर्तनांकों में क्या संबंध होता है। ये आपतित किरण, तो ये आपतन कोण I होगा और ये अपवर्तन कोण R हो जाएगा। अगर ये R है तो ये भी R होगा। आप लोग जानते हैं क्यों होगा। ये भी अभिलंब है, ये भी अभिलंब है। अगर दोनों अभिलंब है तो दोनों एक दूसरे के समांतर हो गई और ये एक तिर्यक रेखा उसे काट रही है। अगर 2 समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं, अर्थात ये R है तो ये भी R होगा। ये R है तो अब इसे मैंने कह दिया कि ये R डैश है, क्योंकि भाई यहाँ पे प्रकाश की किरण झुकी हुई है। ये R डैश, अगर ये R डैश है तो ये भी R डैश होगा। अब पुनः ये जो एंगल है वो I हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश की किरण Y से आ रही थी, Y में ही जा रही है, अर्थात कोई भी विचलन नहीं होना चाहिए इन दोनों किरणों के बीच। जब विचलन नहीं होगा तो कोण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। या इसे अगर आपको जानना होगा तो क्लास 10th में हम लोग पढ़ेंगे भी, और जो 12th में बच्चे हैं वो पढ़ चुके हैं पार्श्व विस्थापन में। ठीक है, कि जो ये आपतित किरण के साथ अभिलंब के साथ जो कोण बनता है आपतन कोण, वो निर्गत कोण के बराबर होता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रकाश की किरण वायु से जल में प्रवेश कर रही है, तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष जल का, इसको लिखा जा सकता है ANW। तो साइन I अपान साइन R, इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण 1। अब देखा जाए यहाँ पर जो प्रकाश की किरण है वो जल से कांच में जा रही है, अर्थात जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष का मतलब WNG। क्या लिखेंगे सर? साइन R अपान साइन R डैश, साइन R अपान साइन R डैश। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। पुनः प्रकाश की किरण कांच से वायु में जा रही है, तो कांच के सापेक्ष
कांच के सापेक्ष y का अपवर्तनांक GNA, यह हो जाएगा साइन R डैश अपान साइन I। इसे मान लेते हैं समीकरण 3। तो समीकरण 1, 2 व 3 से क्या हो जाएगा, ANW इंटू WNG इंटू GNA इक्वल टू साइन I अपान साइन R इंटू साइन R अपान साइन R डैश इंटू साइन R डैश अपान साइन I। ये साइन R से कैंसिल, साइन R डैश से कैंसिल, साइन I से कैंसिल। क्या बचा, हम लोग लिख सकते हैं ANW इंटू WNG इंटू GNA इक्वल टू 1। आप यहाँ भी छोड़ देंगे कोई बात नहीं है, लेकिन हमें जो फार्मूला निकालना है उसके लिए हमें 1-2 स्टेप और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो WNG को हम यहीं रहने देते हैं। WNG इक्वल टू 1 अपान ANW इंटू GNA। जरा देखिए, अभी हम लोगों ने जो पीछे फार्मूला पढ़ा है अपवर्तनांकों के बीच संबंध, वहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन कह दीजिए या परंतु कह लीजिए, लेकिन 1 अपान GNA इक्वल टू लिखा जा सकता है ANG। जब आप ANG लिखेंगे तो WNG इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं WNG इक्वल टू, अब 1 अपान GNA के स्थान पर ANG, ये हो जाएगा ANG अपान नीचे आपका बच गया AN। तो ये 3 माध्यमों के लिए अपवर्तनांकों के बीच संबंध होता है। सो इसे आप लोग नोट कर लीजिए।